हेलो एवरीवन, मैं हूं रवि और आप सबका स्वागत करता हूं ऑल इंडिया एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज राम शरण शर्मा के एनालिसिस में फिर आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और आज हम किस टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार को लेकर के बातें करेंगे। भाई, आप अभी पढ़ते हैं एनसीईआरटी। क्या आप सीधा उठा करके एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं वैसे ही था कि हमारे इतिहास की रचना हुई होगी, प्रॉपर लिखा गया होगा उसे सीक्वेंस वाइज? इसके क्रम कैसे थे लिखने की, इन्हीं को लेकर के आज की बातें हैं। तो यहां पे मैं बता दूं कि हम बातें कर रहे हैं प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार को लेकर के। इसे मैं 5वां लेक्चर के रूप में पढ़ा रहा हूं आपको। उसके बाद हम इसके बारे में बातें करेंगे, फिर हम 7वें से लेकर के बातें करेंगे और लगातार सेम चलेगा। जैसे राम शरण शर्मा में है वैसे ही आप लोगों को कनेक्ट करने के लिए, लिंक करने के लिए मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं। तो चालू करते हैं प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार और किन्होंने सबसे पहले लिखा इतिहास को, तो देखते हैं। सबसे पहले मैंने ये आपको बताया था कि हमारा जो इतिहास है, क्या प्राचीन भारत में इतिहास लेखन का अभाव था? मैंने इस बारे में पिछले क्लास में चर्चा की है। इतिहास लेखन था, लेकिन वो अलग तरीके से था। ऐसा क्या कारण हुआ कि हमारा इतिहास लेखन अंग्रेजों ने किया? इसको लेकर के आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ किस तरीके से हमने अपने इतिहास को लिखा और आज हम किस तरीके से लिख रहे हैं इतिहास को, ठीक है, इसको लेकर के चर्चाएं हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे आज के में प्राचीन भारत के आधुनिक इतिहासकार के टॉपिक में राम शरण शर्मा जी का पूरा हेडलाइन है ऐसे ही है। हम देखेंगे औपनिवेशिक दृष्टिकोण और उनका योगदान। औपनिवेशिक, जब अंग्रेज आए तब से हमारा इतिहास लेखन चालू हुआ था। अंग्रेजों को अपनी प्रशासन की कमियों को, या फिर विविध प्रकार के धर्मों के लोग हैं भारत में, उनके लिए न्याय करना उनको समस्या होती थी। और साथ ही साथ हर भौगोलिक क्षेत्र में अलग अलग लोक संस्कृति, तो उनको पढ़ना बहुत जरूरी था। भारत की संस्कृति का अध्ययन करना बहुत जरूरी था, इतिहास का अध्ययन करना जरूरी था। तो इसलिए उन्होंने किया। और भाई, हम लोग गुलाम थे तो उन्होंने अपने हिसाब से इतिहास लिखा। तो उन्हें देखेंगे औपनिवेशिक के। फिर जब क्रांतिकारी आए तो औपनिवेशिक जो इतिहासकार थे उन्होंने बताया कि भारत के लोगों को कुछ नहीं आता था, प्रशासनिक नॉलेज नहीं था उनको, और असभ्य लोग थे। हमने उसको सभ्य बनाने के लिए आए हैं, ये दिखाया गया। राष्ट्रवादियों ने इसका विरोध किया। तो हम देखेंगे राष्ट्रवादी दृष्टि और उनका योगदान, राष्ट्रवादियों ने किस तरीके से किया। फिर देखेंगे कि राष्ट्रवादियों में एक कमी थी, मैं शॉर्ट में बता रहा हूं, पृष्ठभूमि क्लियर कर रहा हूं आपको। राष्ट्रवादियों में एक कमी थी कि इन्होंने सिर्फ महिमा मंडन किया, राजनीतिक इतिहास लिखा। वही गैर राजनीतिक इतिहास की ओर का मतलब है मार्क्सवादी इतिहास लेखन से, और भी इतिहास लेखन है, सांस्कृतिक इतिहास लेखन, इनको लेकर के गैर राजनीतिक है ना, जिसमें राजा महाराजाओं की ही नहीं बल्कि पूरे समाज की, संस्कृति की, अर्थव्यवस्था की बातें की जाती है। मतलब राष्ट्रवाद से ओतप्रोत और निष्पक्ष रूप से, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसकी ओर गमन किए। फिर एक दृष्टिकोण 1980 के दशक के बाद लेखक बताते हैं, सांप्रदायिक दृष्टिकोण, जिसमें संप्रदाय के आधार पर प्राचीन भारत के इतिहास का लेखन हुआ। तो इतने को लेकर के चर्चा होनी है आज। आधुनिक इतिहास लेखन की शुरुआत कैसी हुई, इसको आप लोग समझिएगा थोड़ा सा, ठीक है? ध्यान से समझिए, मैं आराम से बता रहा हूं इसको। एक सेकंड रुकिएगा ना, ये क्या हो रहा है, इसको थोड़ा सा ऐसे करता हूं, ठीक है? 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। किसका? प्लासी। किसके किसके बीच हुआ? तो ये हुआ आपके सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, ठीक है, वर्सेस अंग्रेज।
इसके अंग्रेज जो लीडर थे उनका नाम आपको याद रखना है, तो उसके लीडर थे आपके रॉबर्ट क्लाइव। इस लड़ाई से क्या हुआ, प्लासी की लड़ाई से बंगाल प्रांत ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण में आया और इसी नियंत्रण में उन्होंने मीर जाफर को गद्दी पे बिठाया। कौन बैठा गद्दी पे? नवाब के रूप में मीर जाफर बैठा। मीर जाफर, अब भाई मीर जाफर से अंग्रेजों की नहीं पटी, ठीक ठाक नहीं जमे। मैं बता रहा हूं सीधा सीधा, पृष्ठभूमि इतिहास में नहीं जाना है आपको, सिर्फ कनेक्ट करना मेरा मकसद है। तो मीर जाफर से नहीं जमी तो मीर जाफर को अपदस्थ करके किसे बिठा दिया? मीर कासिम को। और मीर कासिम जब नवाब बना तो उन्होंने भाई अंग्रेजों की नहीं, अपने हम नवाब हैं, हम अपने हिसाब से काम करेंगे, अंग्रेजों की उन्होंने सुनना बंद कर दिया। तो क्या हुआ, विद्रोह हुआ और कासिम के साथ में लड़ाई हुई। तो कासिम पराजित हुआ और भाग करके कहां चला गया? दिल्ली के नवाब के पास चला गया, मतलब दिल्ली के सुल्तान के पास चला गया, ठीक है। और वहीं पे अवध का नवाब भी था। इन तीनों ने मिलकर के बक्सर का युद्ध लड़ा। तो उसको समझिएगा, लिख देता हूं मैं। भाग करके किसके पास गया? अवध का नवाब जिसका नाम था सुजाउद्दौला, सीजाउद्दौला नहीं, ये था सुजाउद्दौला के पास गया, ठीक। ये है अवध का नवाब। और यहीं पे था दिल्ली सुल्तान, ठीक। दिल्ली का अपना सुल्तान था शाह आलम द्वितीय। तो इन तीनों ने मिलकर के किसके मैदान में? बक्सर के मैदान में 1775 में बक्सर के मैदान में ये तीनों इकट्ठा हुए, जहां पे बक्सर की लड़ाई हुई। और इस बक्सर के लड़ाई के जो अंग्रेजों मीर कासिम, सिराजुद्दौला और दिल्ली के सुल्तान शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना और एक तरफ अंग्रेजों की सेना, जिसकी लीडरशिप किसने किया था? तो किया था आपके हेक्टर मुनरो ने, ठीक है। तो इस क्या हुआ कि इन तीनों की सेनाएं पराजित हुई और इसी पराजय के परिणाम स्वरूप संधि हुई, जिसे हम कहते हैं इलाहाबाद की संधि। किसकी संधि हुई? इलाहाबाद की संधि हुई। इसी संधि के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? बिहार, बंगाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन आ गए। इसका जो बिहार का और बंगाल के दीवानी जो अधिकार थे, जो कर वसूलने के अधिकार थे, पैसा संचालन का अधिकार था, धन कोष का मतलब धन रखने का अधिकार था, संचित निधि बोल सकते हैं ऐसा अधिकार था, राजकोष का अधिकार, वो सारे अधिकार अंग्रेजों को मिले। तो अब इसको ध्यान दीजिएगा, कर जब वसूला जाता था तो द्वैत शासन बंगाल में देखने को मिलता है, इसी से द्वैत शासन देखने को मिला बंगाल में। साथ ही साथ कर वसूली में द्वैत शासन में क्या हुआ कि राजा और जो नवाब और आपके अंग्रेज, तो अंग्रेज एक तरफ बैठते थे, नवाब एक तरफ बैठते थे, और नवाब को बाकी के टेंशन उसको दे दिए जाते थे, प्रशासनिक टेंशन, और जितने पैसे के मामले होते थे वो अंग्रेजों के पास होते थे। यानी कि दो शासन चल रहा है ऊपर में, तो ये द्वैत शासन हो गया। इसी द्वैत शासन में क्या हुआ, अब उनको कर वसूलने के लिए किस तरीके से कर वसूला जाता था उनको आइडिया नहीं था। तो वे लोग क्या किए, ऊपर में परिवर्तन ना करके नीचे के लोग वसूल करते थे, जो भी कर वसूल करता रहे होंगे उस समय, वही लोग अंग्रेजों को ले जा करके देते थे, जिससे भ्रष्टाचार भी बढ़ा। इसकी बातें ना करें। तो साथ ही साथ
अब उन लोगों के सामने एक समस्या आई कि इन लोगों की लोक संस्कृतियां कैसी है। साथ ही साथ एक समस्या और कि अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं और वो ठहरे ब्रिटिशर्स, तो उनको कैसे मैनेजमेंट किया जाए। भाई उसकी धार्मिक निष्ठा को ठेस पहुंचती तो विद्रोह कर देंगे, मुट्ठी भर तो अंग्रेज भाग मारेंगे पत्थर से, तो फिर निकलना पड़ जाएगा भारत से। तो इस कारण से उन्होंने क्या किया, इतिहास के अध्ययन में रुचि लेने लगे, भाषा के अध्ययन में रुचि ली, साथ ही साथ अध्ययन में भी इतिहास के अध्ययन में रुचि लेने लगे। रुचि की शुरुआत यहां से होती है। अब समझिए, इतना मैंने कनेक्ट करने के लिए बताया था। अब समझिए, इसी समय आप एक चीजों को और देखिए, आगे फिर बढ़ा और आता है आपके 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक इसी भ्रष्टाचार को लेकर के मैंने बताया कि भ्रष्टाचार बढ़ा और इसी भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के लिए पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक्ट लागू होता है जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। ये फर्स्ट एक्ट था। इस रेगुलेटिंग एक्ट में कोलकाता में क्या होता है, न्यायालय की स्थापना होती है। इसके अधिकार बड़े सीमित थे, फिर भी न्यायालय की स्थापना हुई और इस न्यायालय में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, फारसी, भाई किस तरीके से न्याय करोगे आप, कैसे न्याय करोगे बताओ। हर चीजों की अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग विधि विधान है, साथ ही साथ अलग अलग विवाह की पद्धति है, अलग अलग हिसाब से दंड कानून है। अब कैसे हैंडल करोगे। तो इसके लिए क्या किया गया, पादरियों को, मौलवियों को, ठीक है, और पंडितों को मौलवी और पंडितों को क्या किया गया, शामिल किया गया। मौलवी और पंडितों को शामिल किया गया, जिससे क्या कर सके वे लोग उसके हिसाब से, धर्म के हिसाब से न्याय कर सके। अब उनमें ये बातें जगी कि भाई क्या करें, इनके इतिहास को ही पढ़ लेते हैं हम लोग, तब तो समझ में आएगा कि ये लोग क्या मानते हैं, क्या मान्यता है। तो इसी को लेकर के इतिहास लेखन प्रारंभ हुआ और वही है, प्रशासनिक आवश्यकता के कारण प्राचीन भारतीय कानूनों एवं इतिहास का अध्ययन करना क्या हुआ, इसी कारणवश प्रारंभ हुआ। उनको दिक्कतें खड़ी हो गई, इसलिए प्रारंभ हुआ। इसी को लेकर के जब प्रारंभ हुआ, अब आप समझते चली जाएगा, प्रारंभ हुआ तो मनुस्मृति का अनुवाद किया गया, क्योंकि ये कानूनी पुस्तक है, मनु की कानूनी पुस्तक है। मैंने आपको पढ़ाया है आगे के क्लासेस, मतलब पीछे के जो क्लास है उसमें, तो ये कानूनी पुस्तक है मनु की, प्राचीन भारत की। तो इसको अनुवाद किया गया किसके रूप में, ए कोड ऑफ ग्रेंटोस लॉस के रूप में, ठीक, नाम से ये प्रकाशित किया गया, जानने के लिए, इतिहास को जानने के लिए। इस तरीके की शुरुआत हो रही है, आप आसानी देखिए, अब शुरुआत हो चुका है। साथ ही साथ 1774 में कलकत्ता में किसकी स्थापना हुई, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई और इसके संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। इनसे क्या हुआ, एशिया में जो पांडुलिपियां थी, इन पांडुलिपियों का अध्ययन हुआ, विशेष करके संस्कृत पांडुलिपियों का। जब इनका प्रारंभ हुआ अध्ययन का, तो बताया गया कि संस्कृत, ग्रीक और एवं लैटिन को एक ही भाषा परिवार से संबंधित बताया गया। अब इतिहास का अध्ययन चालू हो चुका है। इसी के साथ साथ इसी में संस्कृत पांडुलिपियों में हम देखें तो एक पुस्तक है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो किसकी पुस्तक है, मैंने बताया था ये पुस्तक है कालिदास की। इस पुस्तक का अनुवाद किया गया था, अंग्रेजी में अनुवाद कराया गया 1789 में, ठीक। और इसी के लिए मैं एक चीज और बता दूं, इसी कृति के लिए कालिदास को भारत का क्या कहा जाता है, शेक्सपियर कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, ठीक है। यही चलते चलते ये चल रहा है ना, अंग्रेजी में अनुवाद किया गया अभिज्ञान शाकुंतलम का, फिर अनुवाद हुआ आपके 1785 में चार्ल्स
विलिंकिंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में क्या किया, अनुवाद कराया 1785 में। वहीं 1804 में बॉम्बई एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। इससे क्या हुआ, शोध को, है ना, पांडुलिपियों पे शोध को क्या मिला, बढ़ावा मिला। इसके संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक हैं इसके जेम्स मैंकिटोन्स, है ना, जेम्स मैंकिटोन्स ऐसा बोल सकते हैं, संस्थापक हैं। इससे क्या हुआ, आपके पांडुलिपि को संरक्षण मिला बोल सकते हैं, पांडुलिपि का संरक्षण भी हुआ। जिससे और इतिहास को लेकर के भाई आगे बढ़ा गया जानने के लिए। और हुआ 1823 में ग्रेट ब्रिटेन एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। इसके संस्थापक को आप लोग याद रखेंगे, हेनरी थॉमस कोलब्रुक, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इसकी स्थापना की। इससे भी ये लंदन में स्थापित हुआ था, ठीक है, लंदन में। इसकी स्थापना से विशेष करके और भी इतिहास लेखन को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला। लंदन में भी भारतीय इतिहास लेखन को प्रोत्साहन मिला। वहां के लोगों ने भी भारतीय इतिहास में क्या लेना प्रारंभ किया, रुचि लेना प्रारंभ किया। आयरलैंड के लोगों ने, स्कॉटलैंड के लोगों ने, फ्रांस के लोगों ने, वहां के लोगों ने भी क्या किया, देखा कि भारतीय इतिहास कैसा है, उसको लेकर के शोध हुआ। इसी में देखिए मैक्स मुलर का योगदान भी लेखक बताते हैं। तो मैक्स मुलर ने भारतीय ग्रंथों का भी अध्ययन किया और एफ मैक्स मुलर ने भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को क्या किया, बढ़ावा दिया। इसलिए बढ़ावा नहीं दे रहे हैं भाई अंग्रेज कि हम उनको इतिहास लिखना है, इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं कि उनको जानना है, उनको समस्याएं खड़ी हो गई है बस। इसकी जो है सीक्रेट बुक्स ऑफ द ईस्ट करके बहुत बड़ी श्रृंखला आई, जिसमें लगभग के 50 प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के अनुवादों का प्रकाशन हुआ। एक चीज अब आप लोग और याद रखेंगे ना, अब हुआ इतना हुआ है, ठीक है। 1800 एक स्लाइड डाल देता हूं यहां पे। 1857 में आपको देखने को मिलता है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, या हम बोल सकते हैं इसको सैनिक विद्रोह, है ना। 1857 की क्रांति, सब एक है, ठीक है। 1857 की क्रांति हुई और इसी क्रांति में अंग्रेजों के भाई दांत खट्टे हो गए थे और उनको भागने की नौबत थी। फिर उन्होंने ले दे करके क्या किया, हैंडल किया। और इसी को लेकर के भाई विद्रोह किस लिए हुआ था, चर्बी वाले कारतूस को लेकर के, जिसमें मुस्लिमों और हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचा था। तो फिर से इतिहास के लेखन को लेकर के क्या हुआ, इतिहास को जानने की प्रवृत्ति फिर से हुई कि इनकी धार्मिक मान्यताएं कैसी है, ठीक। इनको जानने के लिए इतिहास लेखन और आगे बढ़ा। उसी के साथ ही लेकिन इतिहासकारों का औपनिवेशिक इतिहासकारों की ये मान्यताएं थी। क्या मान्यताएं थी कि भारतीयों में इतिहास बोध का क्या था, अभाव था। जैसे मैंने अगले जो मतलब पिछले मैंने पढ़ाया है उसमें मैंने चर्चा की थी, क्या भारतीयों में इतिहास बोध था। तो इन्होंने कहा कि इतिहास बोध का क्या था, भारतीयों में अभाव था। ये लोग इतिहास लिखना नहीं जानते थे, ये लोग सभ्य नहीं थे, ये लोग पिछड़े थे,
हम इनको सभ्य बनाने आए हैं, हम में थी नॉलेज, न इनमें शक्तियां थी और न ही ये प्रशासन करने की नॉलेज जानते थे, हमने दिया इनको जो भी दिया और हम इनके ऊपर एहसान कर रहे हैं। इस तरीके की बातें, और इस तरीके की बातें भी थोपी गई साथ ही साथ लोगों में। भारतीय तानाशाही शासन के क्या थे, अभ्यस्त थे, भारत में लोकतंत्र नहीं था, ऐसे बातें कही गई। और तानाशाही शासन यानी राजा का ही शासन चलता था, राजा कुछ भी कर सकता था, ये बातें कही गई। और बातें कही गई, भारतीय अध्यात्मवादी थे, इसलिए सांसारिक समस्या से क्या रहे, दूर रहे। इन लोगों को सामाजिक समस्याओं को हैंडल करना नहीं आता था, इनको नहीं आता था बिल्कुल भी भाई, इस तरीके की बातें थी। और भारत में राष्ट्रवाद एवं स्वशासन की परंपरा ही नहीं थी, ऐसी उनकी क्या थी, मान्यताएं थी। आगे आप लोग समझेंगे, मैं इनको एक एक को समझा दूंगा, मतलब एक एक को अच्छा सा आपको क्लियर हो जाएगा आगे जब समझेंगे, तो समझाऊंगा तो नहीं। इसी दृष्टिकोण के साथ भारत का इतिहास लिखा गया, जैसे मैंने बताया, इसी दृष्टिकोण के साथ। और औपनिवेशिक जो शासन है, उसको सही ठहराया गया, पूरा पूरा सही ठहराने का प्रयास किया गया। और भारतीयों को यह बताया गया कि हमने आपको सभ्य बनाने के लिए आए हैं और आपके ऊपर हमने एहसान किया है भाई, इस तरीके की बातें। और इसी दृष्टिकोण के साथ विंसेंट ऑथर स्मिथ ने अपनी पुस्तक लिखी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। ये प्राचीन भारत की पहली पुस्तक है, यानी प्राचीन भारत का पहला विस्तृत इतिहास इन्होंने लिखा। इतिहास लिखा गया किसके द्वारा, विंसेंट ऑथर स्मिथ के द्वारा। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, मैं मोस्ट ही लिखता हूं, ठीक है। चलिए आईएमपी भी लिख देता हूं, इसको आप लोग याद रखेंगे। इन्होंने कब लिखा था, 1904 में। राजनीतिक इतिहास को इन्होंने प्राथमिकता दी। राजनीतिक इतिहास को प्राथमिकता देने की बात है कि राजा महाराजाओं के इतिहास में बल दिया, लेकिन यह बताया गया कि भारतीय जो राजा थे वे क्या थे, कमजोर थे और बुद्धिहीन थे, ठीक ऐसा बताया गया। विदेशी आक्रमणों का विशेष करके सिकंदर पर अत्यधिक बल दिया गया। जो विदेशी हैं सिकंदर, और वो कहां से था, मकदूनिया से था, यूरोप से था, तो उनमें क्या थी, शक्ति थी, उन्होंने भारत को जीता, उन्होंने लड़ाइयां लड़ी और सब शासकों को हरा दिया, इस तरीके की बातें की गई। और क्या थे, भारतीय राजा तो कमजोर थे, हार गए भाई, ऐसी बातें की गई। विदेशी आक्रमणों पर विशेष करके सिकंदर के आक्रमण पर क्या दिया गया, विशेष बल दिया गया। और भारत को राजनीतिक रूप से असंगठित तथा निरंकुश शासन वाला देश बताया। भारत लोकतांत्रिक शासन के मूल्यों को नहीं जानता था, साथ ही साथ शासक क्या था, निरंकुश था, प्रजापालक नहीं था, अपने हिसाब से काम करता था, ये बातें बताई गई। और इनका जो क्या था प्रभाव देखें, इनका दृष्टिकोण देख लेते हैं जी। इनका दृष्टिकोण उपनिवेशवादी था। इनका दृष्टिकोण कैसा था, उपनिवेशवादी था। साथ ही साथ इन्होंने यह बताया कि आर्य कौन थे, बाहर के थे, तो वे लोग ही भारत में शासन के। फिर आ गए आपके शक पल्लव कुषाण, वो भी भारत के थे, वो भारत के नहीं थे, सॉरी, वो उन्होंने शासन किया भारत पे। फिर आए आपके मुगल, तो वे भी भारत के नहीं थे, उन्होंने भारत पे शासन किया। अब आए हैं हम लोग ब्रिटिशर्स, अब कर रहे हैं हम लोग शासन, यानी कि भारत के लोग शासन करना नहीं जानते थे, इस तरीके की बातें की गई, ठीक है। औपनिवेशिक इतिहास लेखन की आलोचना किस लिए आलोचना की जाती है, भारतीय उपलब्धियों को कमतर
दिखाया गया। भारत के लोगों को कुछ नॉलेज नहीं था ऐसा बताया गया। खास करके ज्ञान विज्ञान कला संस्कृति को पूरी तरीके से नकार दिया गया। ठीक, एक एक बार में समझ में आ जाएगा, इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं वरना लंबा क्लास चला जाएगा। ब्रिटिश शासन को उचित सिद्ध करने के भी क्या किए गए, प्रयास किए गए। औपनिवेशिक शासन को सही ठहराया गया। औपनिवेशिक जो शासन है उसको सही ठहराया गया। भारतीयों को स्वशासन हेतु अयोग्य सिद्ध करने हेतु अति संयोक्ति और पक्षपातपूर्ण तर्कों का या निष्कर्षों का भी प्रयोग किया गया। साथ ही साथ अब जब खोज हुई है या फिर हम लोग जब शोध करते हैं, आधुनिक शोध करते हैं, तो यह पाया गया है कि क्या है, अनेक निष्कर्ष आधुनिक शोध के अनुसार निराधार हैं, अतिरंजक हैं, फालतू की इन्होंने अपने शासन को अच्छा बताने के लिए इस तरीके से बातें कह दी थी। प्राथमिक स्रोतों की समीक्षा और नए दृष्टिकोणों का विकास जब हुआ है अभी शोध में, तो पता चला है कि इन लोगों ने जो बातें की थी वो फिजूल की, फालतू की और अतिरंजक बातें थी। ठीक है, एक्स्ट्रा फैक्ट थी। बढ़ चढ़ करके क्या था, भारतीयों की क्या थी, आलोचना थी, ऐसे कह सकते हैं। राष्ट्रवादी, अब देखिए क्या था, इसको आप थोड़ा सा समझिएगा। ऐसा जब इतिहास लिखा गया तो लोगों ने देखा, खास करके उन लोगों ने देखा जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कर लिए थे। ठीक, उन लोगों ने जब इनको देखा तो क्या पाया कि हमारा इतिहास ऐसा नहीं था। भाई, जो लोग पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कर चुके होंगे, स्पेशली उदाहरण दूं, एग्जांपल दूं, तो आपके हैं क्या, इंग्लिश को कौन जानेगा भाई भारत में, जिन्होंने पाश्चात्य शिक्षा, पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कर ली हो। तो वे लोग जानते थे इंग्लिश को, और इंग्लिश में ही तो ये लोग भी लिखते थे। तो उन्होंने पढ़ा तो देखा कि हमारा भारत ऐसा नहीं था। हमारे पास अशोक थे, अशोक ने इतने बड़े भारत पे शासन किया था, समुद्रगुप्त था, और भी अनेक शासक थे। और साथ ही साथ जितने भी शासक आर्य, शक, पल्लव, कुषाण जो भी आए, इसी मिट्टी को अपनी मां मानकर बस गए। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वे लोग भारतीय नहीं थे या उन्होंने हम पर शासन किया या भारतीयों को नॉलेज नहीं था। सिंधु घाटी सभ्यता है हमारे पास, कैसे नॉलेज नहीं था हमको। इनको देखते हुए, अब विरोध करते हुए, इनका औपनिवेशिक इतिहासकारों का विरोध करते हुए राष्ट्रवादियों का क्या हुआ, उदय हुआ। ठीक, तो आप लोग कह सकते हैं कि औपनिवेशिक इतिहासकारों के विरोध में इनका क्या हुआ, उदय हुआ। जैसे मैंने अभी बताया आप लोगों को, औपनिवेशिक इतिहासकारों का दृष्टिकोण प्राचीन भारत को पिछड़ा और निरंकुश बताया, और इतिहास बोध यानी इतिहास का ज्ञान नहीं था, ऐसे करके भारतीयों को बताया गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया है। तो इसी की प्रतिक्रिया में, इसी के विरोध में, औपनिवेशिक इतिहासकारों के विरोध में उनकी ही प्रतिक्रिया, उनका प्रति उत्तर देने के लिए किनका उदय हुआ, राष्ट्रवादी इतिहासकारों का उदय हुआ। उन्होंने बताया, और उनका उद्देश्य था, कह सकते हैं, ठीक है, ये उद्देश्य मैंने लिखा है, सॉरी, है ना, भारतीय विद्वानों द्वारा राष्ट्रवादी पुनर्लेख और इतिहास का पुनर्लेखन किया गया कि हमारा इतिहास कैसे था, हम लिखेंगे, हम बताएंगे कि हमारा इतिहास कैसा था, शोध करके बताएंगे स्पेशली। तो देखते हैं कि उनका उद्देश्य क्या था। उनका उद्देश्य था कि भारतीय संस्कृति की महानता सिद्ध करना। भारतीय संस्कृति कितनी महान है। हमारे पास आप देखेंगे कि गुफाओं को काट करके मंदिर निर्माण किया गया है, ताजमहल है, कुतुब मीनार है, और हमारे पास सिंधु घाटी सभ्यताएं हैं। तो हम पिछड़े नहीं थे भाई। हमारी एक एक मान्यता साइंटिफिक है, विज्ञान के अनुसार से हम मानते हैं। इनको सिद्ध करना, संस्कृति को सिद्ध करना इनका क्या था, उद्देश्य था। और इसी संस्कृति को इसलिए वे लोग सिद्ध कर रहे थे क्योंकि संस्कृति से ही राष्ट्रवाद का जन्म होता है कि हम भारतीय हैं। भले ही हम बटे बटे हैं, लेकिन हम सबसे पहले क्या हैं, भारतीय हैं। हम न तो मद्रासी हैं, न तो हम पंजाबी हैं, न ही हम किसी निश्चित भूभाग के हैं, हम भारतीय हैं। इनको दिखाने के लिए
संस्कृति को क्या किया गया, महानतम सिद्ध करने के लिए कार्य किए गए। सामाजिक सुधारों को भी बढ़ावा दिया गया। प्राचीन भारत में जिस तरीके से दलितों के ऊपर कह सकते हैं या फिर शूद्रों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर अपात्रताएं थोप दी गई, जबरदस्ती की जबरदस्ती कुरीतियां आ गई थी समाज में, उनको दूर करने के लिए तार्किक ढंग से इतिहास लेखन करना भी इनका उद्देश्य था। साथ ही साथ स्वशासन को बताना कि नहीं नहीं हमारे पास में कानून की पुस्तकें थी, नहीं नहीं ऐसा नहीं था, हमारे पास में क्या था, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। इसको बताने के लिए और यह सिद्ध करने के लिए हम खुद के शासन करता है और हमने अपने देश पे खुद ही राज किया है, इनको सिद्ध करना था। राष्ट्रीय एवं क्या राष्ट्रीय चेतना को क्या करना था, मजबूत करना था, राष्ट्रीय चेतना के जागरण करना था, इनका उद्देश्य ऐसा था। इन्हीं इतिहासकारों में सबसे पहले नाम उल्लेखित आता है आपके राजेंद्र लाल मित्र का ये देख लीजिए उनकी फोटो। इनका प्रमुख योगदान यह रहा कि इन्होंने क्या किया, वैदिक ग्रंथों का संपादन करके उनमें पुस्तक लिखा। इनके पुस्तक का नाम था इंडो आर्यंस। इनके पुस्तक में बताया गया कि अनेक महत्वपूर्ण संस्कृत और वैदिक ग्रंथों का सावधानी पूर्वक क्या किया, संपादन किया। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक इंडो आर्यन प्राचीन भारतीय संस्कृति पर एक महत्वपूर्ण कृति है। उन्होंने लिखा और इतिहास को बताया कि हमारा इतिहास ऐसा था। साथ ही साथ तर्क संगत दृष्टिकोण करते हुए इन्होंने बताया कि ऐतिहासिक और सामाजिक मुद्दों पर अध्ययन करते हुए वैज्ञानिक और तार्किक विधि अपनाई और इसी के साथ बताया और अंधविश्वासों के बजाय प्रमाणों को भी महत्व दिया। देखिए इतिहास लेखन एकदम स्पष्ट तरीके से कर रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने यह भी बताया कि वैदिक काल में गौ मांस का सेवन किया जाता था। मैं नहीं कह रहा हूं भाई, ठीक, इतिहासकार कह रहे हैं, मैं पढ़ा रहा हूं। मुझे धार्मिक चीजों में धार्मिक चीजें नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बस जो लिखा है उसको बता रहा हूं, जो इतिहास है उसे समझा रहा हूं। और किसने कहा था, राजेंद्र लाल मित्र ने ये बातें कही थी। साक्ष्यों और प्राचीन ग्रंथों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि प्राचीन भारत में गौ मांस का क्या किया जाता था, सेवन किया जाता था। उनके इस निष्कर्ष ने पारंपरिक मान्यताओं को क्या दी थी, चुनौती दी थी। ठीक है, एक एक बार पढ़ रहा हूं, समझ में आ जाएगा। जाति व्यवस्था पर उनके भी विचार थे। क्या विचार थे उनके, जाति व्यवस्था को जन्म आधारित नहीं थी, क्या था, बल्कि श्रम पर विभाजन था। पर ये क्या हुए, धीरे धीरे जाति व्यवस्था जन्म के आधार पर आ गई, इनको बताया गया और इनको समझाने का लोगों को प्रयास किया गया। साथ ही साथ प्रारंभ में ये व्यवस्था क्या थी, लचीली थी, यानी कि भाई जो जैसे शर्म करता था उस हिसाब से था। बाद में इनमें परिवर्तन आ गए और बाद में महिलाओं पर भी अपात्रताएं थोप दी गई, इनको उन्होंने बताया। तो आप देख सकते हैं राजेंद्र लाल मित्र का योगदान कैसे रहा था। फिर इतिहासकारों की बात करता है लेखक ने जैसे रामचरण शर्मा ने बात की है वैसे मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, उससे ऊपर नहीं जा रहा हूं अभी। डॉक्टर रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, जिसे हम आरजी भंडारकर कहते हैं, उन्होंने इतिहास लिखा। उन्होंने किनका इतिहास लिखा, सातवाहन वंश का इतिहास लिखा और वैष्णव धर्म का इतिहास लिखा। दो उन्होंने इतिहास लिखे और इन्होंने सामाजिक सुधार पर विशेष बल दिया और विधवा पुनर्विवाह का क्या किया, समर्थन किया। बाल विवाह का विरोध किया और जाति प्रथा का भी विरोध किया, कि छुआछूत का विरोध किया। जाति प्रथा का विरोध का मतलब है छुआछूत यानी अस्पृश्यता। अस्पृश्यता का क्या किया इन्होंने, विरोध किया। एक समाज सुधारक के रूप में ये आए। साथ ही साथ बातें करते हैं, इसमें जल्दी बातें करूंगा, ज्यादा टाइम मिलूंगा इसमें। पांडुरंग वामन काणे, ये देखिए, ठीक है, पांडुरंग वामन काणे जी को आप देख सकते हैं, मैंने इमेज लगा रखी है। महान ग्रंथ, इनके ग्रंथ था हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र। ये 5 खंडों में रचना की गई। प्राचीन भारतीय सामाजिक नियमों एवं परंपराओं का विस्तृत अध्ययन किया गया और बताया गया कि हमारा इतिहास कैसा था। साथ ही साथ देवदत्त रामकृष्ण भंडारकर का नाम उल्लेखनीय है, ये आप देख रहे हैं।
अशोक एवं प्राचीन भारतीय राजनीतिक संस्थाओं पर इन्होंने महत्वपूर्ण शोध किए और उस आधार पर भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की श्रेष्ठता का प्रमाण दिया कि अशोक को शासन की पद्धति की क्या थी, पूरी नॉलेज थी। और छोटे मोटे एरिया में नहीं, अरे ब्रिटिशर्स तुम लोग क्या कर रहे हो, अंग्रेजों तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग तो एक छोटे हिस्से में शासन कर रहे हो। उस समय पाकिस्तान, अफगानिस्तान और कुछ इराक का एरिया भी हमारे कंट्रोल में था, हम उतने में शासन करते थे। और क्या थी, शासन व्यवस्था भी सुदृढ़ थी, छोटे मोटे नहीं करते थे, ये बताया गया। यानी कि प्रशासन की पूरी समझ हमको थी। ठीक है, इसी में विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने महाराष्ट्र के गांव-गांव जाकर के ऐतिहासिक स्रोतों को और संस्कृत के पांडुलिपियों को क्या किया, एकत्रित किया और इसी स्रोत से क्या लिखा, मराठाओं का इतिहास लिखा। मराठा इतिहास के स्रोतों में 22 खंडों में क्या किया, प्रकाशित किया। ये है अपने विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े जी। विवाह व्यवस्था पर महत्वपूर्ण ऐतिहासिक अध्ययन किया। इनकी विवाह जो व्यवस्था थी मराठों की, उन पर अच्छी खासी अध्ययन किया और अपनी पुस्तक में 22 खंडों में प्रकाशित किया। हेमचंद्र राय चौधरी का नाम उल्लेखनीय है। इनकी पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ एसेंट इंडिया। ये देखिए, विकिपीडिया से फोटो मिली है, ढंग की फोटो नहीं मिली तो इसी को लगाया हूं। इन्होंने महाभारत काल से लेकर के गुप्त काल तक के इतिहास को लिख दिया, गुप्त साम्राज्य तक इतिहास को समेट दिया। वहीं इनका एक और काम था, विंसेंट ऑथर स्मिथ ने जो बातें कही थी उनका खंडन भी किया। स्मिथ ने अनेक ऐतिहासिक निष्कर्षों को चुनौती दी। स्मिथ के अनेक ऐतिहासिक निष्कर्षों को क्या दिया, चुनौती दिया। साथ ही साथ भारतीय दृष्टिकोण को क्या दी, प्रमुखता दी और तथ्यों के आधार पर विश्लेषण भी किया। अशोक की शांति की नीति की आलोचना की और इसी आलोचना के कारण इन्हें धार्मिक सहिष्णु पर बहस और ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण है इनका, ऐसे करके इनमें आरोप भी लगाया जाता है। दक्षिण भारत का जो इतिहास है, ये आप देख रहे हैं के नीलकंठ शास्त्री जी को। दक्षिण भारत के इतिहास को लेकर के बातें करें तो अभी तक दक्षिण भारत के इतिहास को लेकर के बातें नहीं की गई थी या ऐसा रचना नहीं किया गया था। इनमें एक नाम उल्लेखनीय आपको देखने को मिलता है कि के नीलकंठ शास्त्री। इन्होंने ए हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया लिखा, जो आज भी क्या है, दक्षिण भारत के अध्ययन के लिए बेहतरीन पुस्तक है। दक्षिण भारत के इतिहास के अध्ययन के लिए प्राचीन है ना, तो उनको लिखा और दक्षिण भारत के इतिहास को व्यवस्थित रूप से लिखा। ब्राह्मणों की सांस्कृतिक श्रेष्ठता एवं सामाजिक समन्वय पर इन्होंने बल दिया। अब उल्लेखनीय नाम है सीआर मजूमदार का, ये देख रहे होंगे सीआर मजूमदार जी को, देख लीजिए। इनकी रचना थी द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपुल का इन्होंने संपादन किया और ये राष्ट्रवादी एवं हिंदू पुनर्जागरण के विचारों का इनमें गहरा प्रभाव था, सीआर मजूमदार का। इनको देख लीजिए। साथ ही साथ काशी प्रसाद जायसवाल यानी केपी जायसवाल, केपी जायसवाल को मैं दिखा देता हूं, ये है अपने केपी जायसवाल जी, देख लीजिए। और इन्हीं के साथ साथ मैं इसकी चर्चा कर देता हूं। ये है अपने एएस अल्टेकर। इनको लेकर के जो लेखक बातें करते हैं मैं उन्हें बता रहा हूं कि इन्होंने देसी शासकों द्वारा शक एवं कुषाणों से मुक्ति को क्या दिया, विशेष महत्व दिया। शक और कुषाणों से भारतीय राजाओं ने युद्ध किया और उन्हें परास्त किया, है ना, इनमें इन्होंने विशेष बल दिया। अब बातें करते हैं केपी जायसवाल की। तो केपी जायसवाल की कृति है हिंदू पॉलिटी, जो 1924 में प्रकाशित हुई और इनके जो लेखक हैं प्राचीन भारतीय राजनीति पर एक महत्वपूर्ण क्या है, मौलिक अध्ययन है। इन्होंने यह सिद्ध किया कि प्राचीन भारत में गणराज्य और स्वशासन की भी अवधारणा थी। अनेक प्रकार के गणराज्य थे, वज्जी संघ था, वज्जी संघ की बातें करें, और हो सकता था कि उस जगह में क्या थी, जनता चुनते थे, बकायदा लोकतंत्र था। साथ ही साथ हड़प्पन भी कहा जा सकता है कि वहां पे लोकतंत्र रहा होगा। तो बताया गया कि गणराज्य की अवधारणा प्राचीन भारत के इतिहास में भी थी।
भारतीय राजतंत्र के प्रचलित मिथक को चुनौती दी। इन्होंने जो भारतीय राजतंत्र को लेकर के प्रचलित मिथक थे, यानी कि निरंकुश शासन था, ये इनको क्या दिया, चुनौती दिया। इन्होंने बताया कि गणराज्य था भाई। यह साबित किया कि प्राचीन काल में केवल एक तंत्र नहीं था। ठीक, साथ ही साथ इनकी कई लोग अभी आलोचना भी करते हैं। आधुनिक राष्ट्रवादी विचारों की प्राचीन संस्थानों पर आरोपित करने का क्या लगाता है, आरोप इनमें लगता है। इन्होंने जो आधुनिक मूल्य थे उनको भी प्राचीन भारत में था करके बताते हैं, इसीलिए इनमें इनकी आलोचना की जाती है। ठीक है, सिंपल से बात है। राष्ट्रवादी इतिहासकारों की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता के गौरव को क्या किया, इन्होंने पुनः स्थापित किया। यह बताया कि भारत स्वर्णिम था और सोने की चिड़िया थी, इनको अंग्रेजों ने आकर के लूट लिया है और उपनिवेशवाद सही नहीं है। ठीक, और भारतीय संस्कृति के गौरव पर विशेष बल दिया। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय चेतना का विकास किया। साथ ही साथ गुलामी को लेकर के एक आवाज थी, ऐसा कहा जा सकता है। औपनिवेशिक इतिहास लेखन का पूरा खंडन किया कि आपने जैसा बताया है वैसा कुछ नहीं है। भारतीय राजनीतिक संस्थानों की उन्नत परंपरा को सिद्ध किया कि भारतीय राजनीतिक संस्थान थे वो भी उन्नत थे। उनमें भी देखिए, कौटिल्य के अर्थशास्त्र को लिखिए, देखिए कि किस तरीके से उस समय शासन चलाया जाता था और इतने बड़े एरिया का चलाया जाता था, इनको बताया गया। साथ ही साथ गणराज्य एवं स्वशासन की अवधारणा पर विशेष बल दिया गया कि उस समय गणराज्य थे। ठीक, मैंने आगे बताया है इसलिए के बारे में पढ़ रहा हूं। सामाजिक सुधार एवं राष्ट्रीय चेतना को भी क्या किया, इन्होंने प्रोत्साहन दिया कि उस समय जिस प्रकार के अपात्रताएं महिलाओं एवं शूद्रों की थोप दी गई थी, इनको अब नहीं थोपा जाना चाहिए, ये बताया। साथ ही साथ भारतीय स्रोतों, शिलालेख, पांडुलिपि साहित्यों का व्यापक प्रयोग इन्होंने किया और निष्पक्ष रूप से इतिहास लेखन किया। इनकी ये विशेषताएं थी। साथ ही साथ इनकी आलोचना देखें, इनकी कमियां भी क्या क्या थी या इनकी सीमाएं क्या थी, कमियां बोल देते हैं। ठीक, हमने तो ये देख लिया कि विशेषताएं क्या है और साथ ही साथ देखें इनकी कमियां भी क्या थी। तो कई इतिहासकार इन्हें क्या मानते हैं, हिंदू पुनर्जागरण से प्रभावित मानते हैं। ठीक है, दक्षिण भारत एवं सामान्य जनता के इतिहास अपेक्षाकृत बहुत कम है, राजनीतिक इतिहास पर बल है। और जो सामान्य जनता है, सामान्य जनता मजदूर, किसान, आदिवासी, इन पर क्या नहीं है, बल नहीं दिया गया है। राजनीतिक एवं वंशानुगत इतिहास पर अधिक जोर दिया गया है, उसी को मैंने बताया। कुछ इतिहासकारों ने प्राचीन भारत का अत्यधिक महिमा मंडन भी किया है, बढ़ चढ़कर भी बताया है, निष्पक्ष नहीं बताया है, ये इनकी कमियां हैं। साथ ही साथ आधुनिक राष्ट्रवादी विचारों को प्राचीन संस्थानों पर क्या किया गया, आरोपित करने का भी आरोप लगा है। वही कि ना, अभी जो नवीन मूल्य हैं, जैसे लोकतंत्र के विचार हैं, ठीक, राष्ट्रीयता की विचार है कि हम भारत के लोग, ठीक, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, इस तरीके के विचार उस समय नहीं थे। इनको उन्होंने क्या किया है कि प्राचीन काल में थे, ऐसा जताने का प्रयास किया है, तो इससे इनकी आलोचना की जाती है। चलिए, स्लाइड खत्म हो गया, एक स्लाइड और लगा देता हूं। गैर राजनीतिक इतिहास की ओर। गैर राजनीतिक इतिहास की ओर का मतलब है कि यहां पे आप लोग समझ लीजिए, मार्क्सवादी, आपके सांस्कृतिक इतिहास लेखन, जिसमें संस्कृति पर विशेष बल दिया जाता है। ठीक, और मार्क्सवादी में मजदूर और मजदूरों की बात की जाती है, मार्क्स के विचार को लेकर के, इनको लेकर के चर्चाएं हैं, विशेष करके मार्क्सवादी और सांस्कृतिक इतिहास लेखन को ही लेकर के। इसमें चर्चा रामचंद्र शर्मा ने की है भाई। इन्होंने बताया कि 20वीं, रामचंद्र शर्मा बता रहे हैं, सर ने बुक बदल दी ऐसा ना लगे, मैं बीच बीच में डालता हूं, इसलिए 20वीं शताब्दी के मध्य में इतिहास लेखन का फोकस राजनीति की घटनाओं और राजाओं से हट करके समाज, अर्थव्यवस्था
और संस्कृति के अध्ययन की ओर में क्या हुआ, बढ़ा। इसी परिवर्तन में आपका नाम उल्लेखनीय है A.L. बॉशम का। ये है A.L. बॉशम जी, आप देख सकते हैं A.L. बॉशम को। इनका इतिहास की बात करें तो मैंने लिखा है ऊपर में, इनका इतिहास लेखन था आपके सांस्कृतिक इतिहास लेखन। इनका दृष्टिकोण संस्कृति को लेकर के था। और एक नाम है D.D. कौशाम्बी, यह है D.D. कौशाम्बी। इनका इतिहास लेखन की बात करें, इनके इतिहास लेखन की बात करें तो ये था आपके मार्क्सवादी। ठीक है, तो देखते हैं, इन्हीं दोनों को लेकर के चर्चा है और इन दोनों के ऊपर ही बात रामचंद्र शर्मा ने किया है और मैं भी बात कर रहा हूं। A.L. बॉशम की बात करें तो इनकी प्रसिद्ध कृति है द वंडर दैट वॉज इंडिया, अद्भुत भारत। ये देखिए, मैंने पुस्तक रख दिया है वहां पे, देख सकते हैं। और आज भी ये क्या है, संस्कृति के लिए या फिर यूपीएससी वाले, सिविल सर्विस वाले इनको भी पढ़ते हैं, A.L. बॉशम की पुस्तक को, इतिहास को। इनके विचार थे कि भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का निष्पक्ष और सहानुभूतिपूर्ण क्या किया, इन्होंने अध्ययन किया और बताया कि भारतीय संस्कृति वाकई में उन्नत थी। कला, साहित्य और स्थापत्य कलाएं बेहतरीन थी, मूर्ति कला बेहतरीन थी, ये इन्होंने बताया। औपनिवेशिक इतिहासकारों जैसे कि विंसेंट ऑथर स्मिथ है, उनके पूर्वाग्रहों का खंडन किया कि ऐसा नहीं था, भारत के लोग सांस्कृतिक रूप से उच्च स्तर पे थे, इनको इन्होंने बताया। साथ ही साथ इतिहास को केवल राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन के माध्यम से समझने पर इन्होंने बल दिया। अब बातें आती है D.D. कौशाम्बी की। तो D.D. कौशाम्बी की दो पुस्तकें हैं, एन इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जो आई आपके 1957 में। साथ ही साथ द सिविलाइजेशन ऑफ एसेंट इंडिया इन हिस्टोरिकल आउटलाइन, जो आई 1965 में। इनकी दो पुस्तकें हैं और इन्होंने बताया, इनका इतिहास लेखन मार्क्सवादी है, यानी भौतिकवादी भी बोलते हैं मार्क्सवादी को ही, जिसमें उत्पादन शक्तियों पर, उत्पादन संबंधों पर और वर्ग संबंधों के आधार पर इतिहास का विश्लेषण किया जाता है। मार्क्स को आप पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे, यहां पे मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगा। सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक विकास से क्या किया, इतिहास को केंद्रित किया और इस हिसाब से उन्होंने लिखा। आधुनिक इतिहास लेखन की विशेषताएं क्या थी, यानी कि इनकी विशेषताएं की बात कर रहे हैं, यानी कि मैं बोल दूं आपके गैर राजनीतिक इतिहासकारों की क्या विशेषताएं थी। ठीक है, आधुनिक नहीं बोलेंगे इसको हम बोल देते हैं गैर राजनीतिक इतिहासकारों की क्या विशेषताएं। ठीक है, इनकी विशेषताएं थी कि सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं पर इन्होंने विशेष बल दिया। केवल राजा महाराजाओं, युद्ध पर इन्होंने बातें नहीं की, इन्होंने बातें की आपके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास को लेकर के, अर्थव्यवस्था को लेकर के। राजनीतिक इतिहास को इन प्रक्रियाओं से जोड़ करके देखना। इनका एक ये था कि ये प्रक्रियाएं जब हुई, जब जन और क्या हुआ, जन और जन जब मिले तो जनपद बना, और जनपद मिले तो महाजनपद बना। इस तरीके से इन्होंने बताया, जोड़ करके बताया। राजनीतिक घटनाओं और शासन प्रणालियों का विश्लेषण सामाजिक, आर्थिक परिक्षेपों पर इन्होंने किया। साथ ही साथ साहित्यिक स्रोतों का पुरातात्विक एवं मानव शास्त्रीय साक्ष्यों से तुलनात्मक अध्ययन किया, यानी इन्होंने साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों का अध्ययन करके इन्होंने इतिहास लेखन किया। स्रोतों का वैज्ञानिक, आलोचनात्मक एवं वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए इन्होंने इतिहास लेखन किया। स्रोतों की विश्वसनीयता और निष्पक्षता की जांच करके वैज्ञानिक पद्धति से, आलोचनात्मक दृष्टि से इन्होंने क्या किया, इतिहास का प्रस्तुतिकरण किया।
इनकी आलोचनाएं, इनमें कमियां भी कह सकते हैं आप लोग, या सीमाएं कह सकते हैं, या इनकी कमियां भी कह सकते हैं। ठीक, स्थिर और अपरिवर्तनीय समाज की अवधारणा। कुछ विद्वान भारतीय समाज को अपरिवर्तित और प्राचीन परंपराओं में जकड़ा हुआ मानते हैं, इसलिए इनकी आलोचना की जाती है। साथ ही साथ औपनिवेशिक और अभिजात इतिहासकार इस दृष्टिकोण का उपयोग सामाजिक परिवर्तन और गतिशीलता को कम महत्व देने के लिए करते हैं, इसलिए इनकी आलोचना की जाती है। साथ ही साथ कुछ भारतीय लेखक भारत को सभी महान उपलब्धियों का मूल स्रोत बताकर धर्म की भूमिका को अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, इसलिए इनका क्या किया जाता है, अतिशयोक्तिपूर्ण धर्म को, है ना, इसलिए इनकी आलोचना की जाती है। ठीक है। सांप्रदायिक दृष्टिकोण, सांप्रदायिक दृष्टिकोण के बारे में बात करते हैं रामशरण शर्मा, तो इसके बारे में मैं पढ़ देता हूं। सांप्रदायिक दृष्टिकोण यानी कि धर्म के आधार पर इतिहास को देखना, प्राचीन भारत के इतिहास को ना, सबको नहीं, प्राचीन भारत इतिहास की हम बातें कर रहे हैं। रामशरण शर्मा प्राचीन भारत का इतिहास लेखन है। 1980 के दशक के बाद इतिहास लेखन में अधिक प्रमुखता से उभरा। इस दृष्टिकोण को कुछ भारतीय एवं पश्चिमी लेखक ऐतिहासिक तथ्यों की अपेक्षा धार्मिक, सांप्रदायिक या वैचारिक मान्यताओं के आधार पर प्राचीन भारत के इतिहास की क्या मानते हैं, व्याख्या करने लगे। ये रामशरण शर्मा जी बता रहे हैं। इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या थी, तो इनकी प्रमुख विशेषता थी इतिहास की व्याख्या में धार्मिक और सांप्रदायिक विचारों को अधिक महत्व इन्होंने दिया। साथ ही साथ इनकी कमियां भी यही थी। ठीक, मिथकों और किंवदंतियों को ऐतिहासिक तथ्य के रूप में प्रस्तुत करने का इन्होंने प्रयास किया। पर्याप्त ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक साक्ष्यों के बिना कई दावे करती है। जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादी सामाजिक संरचना की आलोचना का विरोध करते थे कि ब्राह्मणवादी एवं जाति व्यवस्था का जो विरोध करते थे, उनका विरोध ये करते थे। ठीक है, मतलब इन्होंने जाति व्यवस्था और ब्राह्मणवादिता को क्या ठहराया, सही ठहराया बोल सकते हैं आप लोग। ठीक है ना। आर्यों की उत्पत्ति, राम की अयोध्या तथा अन्य विषयों पर वैचारिक आग्रह के साथ निष्कर्ष प्रस्तुत इन्होंने किए हैं। इतिहास को वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ और तार्किक दृष्टि से देखने के बजाय सांप्रदायिक दृष्टिकोण को इन्होंने अपनाया है। इनकी आलोचना की बात करें, इनकी कमियों की बात करें, सीमाओं की बात करें। ठीक है, इतिहास का अध्ययन साक्ष्यों, तर्क और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर होना चाहिए। ऐसे भाई कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, बिना पुरातात्विक स्रोत के या ऐतिहासिक स्रोत का दोनों को मिला करके देखना चाहिए, वैज्ञानिक पद्धति को मिला करके देखना चाहिए। ठीक, तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, इसलिए इनकी आलोचना है। किसी भी निष्कर्ष को स्वीकार करने से पहले पुरातात्विक, साहित्यिक एवं अभिलेखीय प्रमाणों की क्या करनी चाहिए, जांच की आवश्यकता है, जिसको इन्होंने नहीं किया है। इतिहासकार का कार्य निष्पक्ष, वस्तुनिष्ठ और प्रमाण आधारित इतिहास प्रस्तुत करना है, न कि किसी धर्म, समुदाय या विचारधारा का समर्थन करना है। इसीलिए इतिहास लेखन में निष्पक्ष रूप से इतिहास लेखन किया जाना चाहिए। ठीक है, सांप्रदायिक दृष्टि इतिहास की निष्पक्षता को प्रभावित कर सकता है, इसीलिए इतिहास लेखन में तथ्यों, साक्ष्यों, तार्किक विश्लेषण और वैज्ञानिक पद्धति को सर्वोच्चता देनी चाहिए। और यही आधुनिक इतिहास लेखन का क्या है, मूल सिद्धांत है। निष्पक्ष रूप से इतिहास लेखन हो, जो हुआ है वो लिखा जाए, जो नहीं हुआ है उसे नहीं लिखा जाए, वैज्ञानिक रूप से देख करके निष्कर्ष निकाले जाए। फालतू का नहीं कहना चाहिए ऐसे बातें। ठीक, तो आज आपने जाना कि भारत का इतिहास लेखन किस तरीके से हुआ और भारत का इतिहास लेखन किस तरीके से अब आगे बढ़ रहा है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को और बता दूं कि भारत का इतिहास लेखन अब इसी दृष्टिकोण से
क्या है, आगे बढ़ रहा है। और हम लोग क्या करते हैं, जितने भी आपने विभिन्न इतिहासकार पढ़े उन सब के इतिहास को पढ़ करके निष्पक्ष रूप से, तार्किक रूप से और वैज्ञानिक रूप से, साथ ही साथ पुरातात्विक और साहित्यिक, इन दोनों स्रोत का क्या करके वैज्ञानिक और निष्पक्ष रूप से अध्ययन करके क्या करते हैं, इतिहास लेखन को बढ़ावा दे रहे हैं। इनको लेकर के क्या कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। तो अब बातें आती है स्टेट पीसीएस और यूपीएससी को लेकर के। तो हम लोग क्या करते हैं, इन सब के इतिहास को मिला करके निष्पक्ष, तार्किक और सटीक रूप से अध्ययन करते हैं। ठीक है, इतना आपने समझ लिया। और बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल आप लोगों से ऐसी ही चर्चा के साथ में। और कल हम बात करेंगे आपके प्राचीन भारत के इतिहास के महत्व को लेकर के। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत,